नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है भारतीय इतिहास का मौर्य वंश। तो ये हमारा मौर्य वंश का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट फर्स्ट वीडियो मैंने कल अपलोड किया है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो उसके आगे हम चलते हैं। उस वीडियो में हमने मुख्य रूप से आपका मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उसके पुत्र कौन, बिंदुसार, तो उसके बारे में काफ़ी जानकारी दी थी। अब मौर्य वंश का तीसरा शासक जो था आपका अशोक था। तो बिंदुसार के बाद उसका पुत्र जो है वो अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। तो वही है कि बिंदुसार के बाद उसका पुत्र कौन, अशोक, है ना। 273 ईसा पूर्व, याद रखिएगा आप कि अशोक गद्दी पर कब बैठा, तो 273 ईसा पूर्व। ये सन पूछा गया एग्जाम में। तो गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के पूर्व जो है वो अशोक किस पद पर था, ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आया है कि गद्दी पर बैठने के पहले अशोक जो है वो किस पद पर था। तो अशोक जो है वो बिंदुसार के अधीन, है ना, जो आपका कौन है, अवंती का जो है वो राजपाल था। तो इसको याद रखिएगा कि अशोक गद्दी पर बैठने के पहले कहाँ का राजपाल था, अवंती का राजपाल था। अवंती किसका नाम है, जो हमारे मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है उसी का प्राचीन नाम क्या है, अवंती है। फिर आगे हम चलते हैं। तो अशोक के बारे में बौद्ध ग्रंथों में एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथों में ये कहा गया है कि अशोक जो आज एक अहिंसावादी के लिए जाना जाता है, तो अशोक जो है वो अपने 99 भाइयों का कत्ल करके गद्दी पर बैठा था। ऐसा कहाँ उल्लेख मिलता है, जो बौद्ध ग्रंथ हैं, जो बौद्ध धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें अशोक के बारे में ये उल्लेख मिलता है कि अशोक जो है वो इतना क्रूर था कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है ये गद्दी, मगध की गद्दी प्राप्त की थी। तो इसको हम ध्यान रखें। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि 99 भाइयों की हत्या करके वो गद्दी पर बैठा। तो किसके बारे में कहा जाता है, अशोक के बारे में कहा जाता है। फिर हम आगे चलते हैं कि कलिंग का युद्ध अशोक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। कलिंग का युद्ध, जिस युद्ध ने उसके जीवन में जो है वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। तो एक क्वेश्चन तो आपको ऐसा पूछता है कि गद्दी पर बैठने के कितने वर्ष बाद कलिंग का युद्ध हुआ, तो कितने वर्ष बाद, 8वें वर्ष बाद। तो गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष बाद कब हुआ, 261 ईसा पूर्व। तो इसको याद रखिए, कलिंग का युद्ध कब हुआ, 261 ईसा पूर्व में हुआ। और किस किस के बीच में हुआ, तो अशोक और जो कलिंग का राजा था, कौन था, खारबेल, कौन, खारबेल के बीच में हुआ। और इसमें जो है वो अशोक जो है वो विजयी रहा। अशोक जो है वो युद्ध जीत गया। लेकिन इस युद्ध में जो है इतनी व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई कि अशोक का हृदय जो है वो परिवर्तित हो गया और एक हिंसावादी अशोक जो है वो एक अहिंसावादी मानव के रूप में जो है वो प्रकट हुआ। और उसने क्या डिसाइड किया कि अब हम कोई आगे से युद्ध नहीं करेंगे। क्या डिसाइड किया कि हम आगे से कोई युद्ध जो है वो अब नहीं करेंगे। तो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि अशोक का अंतिम युद्ध कौन था, तो कौन था, कलिंग का युद्ध। अशोक का अंतिम युद्ध कौन था आपका, कलिंग का युद्ध। फिर हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि अशोक जहाँ पे आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था, लेकिन उसके नाती, भाई नाती हुआ ना भाई, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का कौन हुआ, बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोक। तो अशोक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का नाती था। तो अशोक के आपका क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के नाती अशोक ने जो है वो कौन सा धर्म अपना लिया, तो अशोक ने जो है वो कौन सा अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। और उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है वो किससे ली, तो किससे ली, उपगुप्त से। तो इसको याद रखिएगा, उपगुप्त से ली। और भारतीय इतिहास में प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है, भारतीय इतिहास में प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है, तो अशोक को जाना जाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है आपके। और भारत में शिलालेख माने पत्थरों पर लिखने की शुरुआत जो है वो किसने की, तो किसने की, आपकी अशोक ने की। किसने की, शिलालेख की शुरुआत किसने की, आपकी अशोक ने की। और एक ये भी क्वेश्चन आपके आया है कि वो कौन सा शासक था जिसने बौद्ध धर्म को न केवल अपनाया बल्कि भारत में ही नहीं
बल्कि दुनिया में उसका जो है प्रचार प्रसार किया। तो वो कौन शासक था आपका? अशोक था। और इसी तारतम्य में एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका जो है वो किसको भेजा? तो किसको भेजा? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। तो ये दोनों नाम आपके दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र कौन? महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है वो कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। फिर हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि जो बौद्ध धर्म की जो तीसरी संगीति, तीसरी सभा हुई थी, वो किसके समय हुई थी आपकी? अशोक के समय। तो हमने शुरू पहली किस समय हुई थी? पहली में अजातशत्रु के समय, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक। और आगे चलते हम तो अशोक ने जो है वो श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है उसकी स्थापना भी की थी। तो ये क्वेश्चन आर्मी में आया है आपका कि श्रीनगर की स्थापना जो है वो किसने की? तो किसने की? अशोक ने की। और अगला हम देखते हैं कि अशोक ने एक धर्म की शुरुआत की थी। वो क्या नाम था उसका? धम्म। तो अशोक ने जो है धम्म नाम से, अशोक ने धम्म नाम से एक जो है वो धर्म की, नए धर्म की शुरुआत की। और एक क्वेश्चन आपके अशोक के शिलालेखों से आता है, क्योंकि अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने की, कब की, और सर्वप्रथम किसने और कब पढ़ा? तो हम चलते हैं, अशोक के शिलालेख की खोज जो है किसने की? फैनथेलर ने। किसने की? फैनथेलर ने। और सन कौन सा है आपका? 1750 ईस्वी में। तो अशोक के शिलालेख की खोज किसने की? फैनथेलर ने। और कब की? 1750 ईस्वी में। इसी प्रकार से आपका जो है वो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा और कब पढ़ा? तो सर्वप्रथम किसने पढ़ा? आपके प्रिंसेप ने। उसको कैसे याद रखेंगे? पा से पढ़ा, पा से प्रिंसेप, पा से पढ़ा, पा से प्रिंसेप। और कब पढ़ा? 1837 में। माने ये 1750 और ये 1837। इन डेट को भी याद रखना है और इन दोनों व्यक्तियों के नाम भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो अशोक का शिलालेख जो 7वां नंबर का शिलालेख है वो अशोक का जो है वो सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। फिर हम आगे चलते हैं कि अशोक के किस शिलालेख को क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख कहते हैं। अशोक के किस शिलालेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो किसको? कौशाम्बी के अभिलेख को। कौशाम्बी के अभिलेख को जो है वो क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख। फिर हम आगे चलते हैं तो अशोक के मुख्य रूप से बड़े जो 14 अभिलेख मिले हैं, तो कौन सा अभिलेख में जो है वो कौन सी बातें लिखी गई हैं? तो इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो किस नंबर के अभिलेख में कौन सी बातें दी गई हैं? तो हम देखते हैं कि जो पहला अभिलेख है अशोक का, उसमें क्या है? पशु बलि की निंदा की गई है। उसमें क्या किया गया है? पशु बलि की निंदा। तो पूछेगा पशु बलि की निंदा अशोक के किस अभिलेख में की गई है? तो अशोक के पहले अभिलेख में की गई है। इसी तरह से अशोक का जो चौथा अभिलेख है उसमें जो है अशोक के द्वारा जो है वो धर्म घोष की घोषणा की गई है। क्या की गई है? धर्म घोष की घोषणा की गई है। इसी तरह से जो अशोक ने एक धर्म चलाया था उसका क्या नाम था? धम्म। तो धम्म का उल्लेख जो है वो किस में मिलता है? किस क्रम के शिलालेख में मिलता है? तो वो है आपका 11वें नंबर के शिलालेख में क्या मिलता है आपको? अशोक के धम्म की विशेषताएं मिलती हैं। इसी प्रकार से अगला अभिलेख है आपका 13वां अभिलेख। तो इसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो इसमें जो कलिंग युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में, है ना? तो उसका उल्लेख इसमें मिलता है। फिर आपका जनता को दिए गए धार्मिक उपदेश, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? 14वें शिलालेख में। चलिए ठीक है, मुख्य आपके यही से क्वेश्चन बने हैं, पूरे पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो ये 3-4 जो मुख्य फैक्ट हैं वो हमने आपको बता दिए हैं, और भी आप चाहें तो देख सकते हैं। फिर आपका है कि एक कथन मिलता है अशोक के शिलालेख में। एक कथन जो है कई बार मिला है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो ये कथन किसका है? ये कथन अशोक का है। और कहाँ मिलता है? तो अशोक के शिलालेखों में इसका उल्लेख मिला है आपका। और हमारे मध्य प्रदेश का जो सांची के बौद्ध स्तूप हैं, किस जिले में? सांची। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। हमें कोडिंग बता देंगे तो आपको सांची नहीं भूलेगा कभी। सांची किस जिले में है ये आपको नहीं भूलेगा। तो सांची जो है वो एक याद रखिए, सच्ची राय,
सांची राय होता ना एक भाई, आप दो तो कैसी राय दो, सच्ची राय दो, सांची राय दो। तो सांची सांची बन गया और राय से क्या बन गया, रायसेन बन गया। अब जो है आपको ये नहीं भूलना चाहिए, भूलेगा नहीं सर, बोलिएगा तो आप याद करेंगे। हमारे चेहरे के साथ याद आएगा ये। हाँ सर, आपका नाम भी अच्छा है ना, उसी में मिलता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो किसने करवाया निर्माण इसका, अशोक ने। कब, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। और किसकी इच्छा पर करवाया था, तो अपनी पत्नी महादेवी, अपनी पत्नी महादेवी की इच्छा पर जो है ये सांची के स्तूप का अशोक ने निर्माण करवाया था। फिर अगला आपका है कि अशोक के बाद जो है वो कई उत्तराधिकारी हुए। भाई अशोक तीसरे क्रम का शासक था और मौर्य वंश में जैसा इतिहासकार लिखते हैं कि 10 राजाओं ने शासन किया। तो अशोक तक तो कहानी ठीक चलती रही मौर्य वंश की, लेकिन इतिहासकार लिखते हैं कि अशोक के समय से ही मौर्य वंश में जो है पतन की प्रक्रिया शुरू हो गई। क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या था कि अशोक का कलिंग युद्ध के बाद जो है वो अहिंसावादी हो जाना, आगे कोई भविष्य में युद्ध न करने की घोषणा करना। और दूसरा जो पतन का कारण था मौर्य वंश के, वो क्या था कि अशोक के बाद जो भी उसके उत्तराधिकारी हुए वो इतने योग्य नहीं थे कि एक मौर्य वंश जैसी बड़ी शासन व्यवस्था को जो है वो संभाल सकें। क्या हो गया, बढ़ जाओ। तो इसके कारण से मौर्य वंश का जो है वो पतन हो गया। और मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, बृहदत्त। मौर्य वंश के अंतिम शासक, तो याद रखना है इसको। पहला शासक कौन था मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा बिंदुसार। तो कैसे याद रखो दोनों को, चंद्रबिंदी, चंद्रबिंदी से याद रखेंगे। चंद्र से चंद्र गुप्त और बिंदी से बिंदी। और किस पे लगी है बिंदी, आ पे लगी है। चंद्रबिंदी कहाँ लगी है, आ पे लगी। तो आ से बना लो अशोक। और अंतिम शासक कौन है, बृहदत्त। तो बृहदत्त अंतिम शासक था, लेकिन इसके सेनापति किसने, पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से षड्यंत्र रच करके जो है वो बृहदत्त की हत्या कर दी और मगध में एक वंश की स्थापना की। वो वंश कौन सा है आपका, शुंग वंश। तो अगला मेरा वीडियो कल संडे है, तो संडे में आपको कुछ स्पेशल डालेंगे वीडियो, घूमेंगे घामेंगे, कोई अच्छे दृश्य दिखेंगे तो डाल देंगे। और मंडे को हम जो है मुख्य रूप से आपका जो मौर्य वंश के बाद कुछ वंश हुए, जैसे शुंग वंश है, सातवाहन वंश है, आधवाहन वंश है ना, तो इनके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा की ओर से आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।